कहानी की शुरुआत होती है लॉरा ब्लैकलॉक नाम की लड़की से। लॉरा कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, बल्कि वो मीडिया जगत की एक मशहूर खोजी पत्रकार है। अतीत में लॉरा ने कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। उसे काम के दौरान एक लग्जरी सुपर यॉट का विज्ञापन दिखता है जो रईस लोगों को शानदार ट्रिप के लिए ले जाने वाला है। तभी उसकी बॉस उसे ऑफिस में बुलाती है एक नए प्रोजेक्ट के लिए। यहां हमें पता चलता है कि लॉरा ने पिछली बार एक बेहद खतरनाक और हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक हादसा हो गया। सबसे मुख्य गवाह लड़की को बेरहमी से पानी में डुबाकर मार दिया गया। इस घटना ने लॉरा को अंदर तक परेशान कर रख दिया है। उसे लगने लगा है कि इस दुनिया में अच्छाई नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। इन खतरनाक क्रिमिनल केसेस को कवर करते करते वो मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी है, लेकिन फिर भी बॉस उसे एक नया और बड़ा करप्शन का केस सौंपने की कोशिश करती है। लॉरा अपनी बॉस के सामने एक अनोखा सुझाव रखती है। वो कहती है कि वो इस करप्शन केस के बजाय एक लग्जरी सुपर यॉट में होने वाली ग्रैंड पार्टी की रिपोर्टिंग का काम संभालना चाहती है। उस जहाज पर पार्टी एक ऐसी अमीर लेडी के लिए रखी है जो कैंसर से ग्रसित है। वहां दुनिया भर के रईस लोग जुटने वाले हैं जिन्होंने उसकी चैरिटी फंड में डोनेशन किया है। उस लेडी की खुशी के लिए गरीबों की मदद के नाम पर पार्टी है। हालांकि लॉरा अच्छे से जानती थी कि इन अमीर लोगों को अपनी छोटी मोटी भलाई और डोनेशन की खबरें अखबारों में छपवाने का बड़ा शौक होता है। वे बस पब्लिसिटी चाहते हैं। इसके बावजूद लॉरा सोचती है कि भले ही ये दिखावा ही सही, लेकिन रोज रोज के करप्शन, कत्ल और मार धाड़ वाले केसेस को झेलने से तो लाख गुना बेहतर है कि किसी खूबसूरत समंदर के बीच एक सुकून भरी रिपोर्ट बनाई जाए। सुकून भरे सफर की उम्मीद के साथ वो उस सुपर यॉट पर जाने का फैसला कर लेती है। समंदर किनारे खड़ा वो आलीशान 7 स्टार सुपर यॉट किसी तैरते हुए महल जैसा लग रहा था, जिसका नाम था अरोरा बोरियालिस, जो कुछ ही घंटों में डॉक से रवाना होने वाला है। जहाज पर कदम रखते ही सभी मेहमानों के क्रूज अब गहरे समंदर में आगे बढ़ चुका था और अंदर सजी है एक महफिल। इसी बीच हम रिचर्ड बुलमेर को देखते हैं, जो इस आलीशान सुपर यॉट की कैंसर से पीड़ित मालकिन का पति है। उसी ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए ये 3 दिन की ट्रिप प्लान की थी। रिचर्ड भावुक अंदाज में इस जहाज का इतिहास बताता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी एन ने अपनी कड़ी मेहनत से इस जहाज के बिजनेस को खड़ा किया था, जिसकी बदौलत आज वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वो वहां आए सभी अमीर लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता है जो गरीबों की भलाई के लिए करोड़ों का डोनेशन दे रहे हैं। रिचर्ड मुस्कुराते हुए बताता है कि अरोरा बोरियालिस का ये 3 दिनों का सफर सबके लिए जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर होने वाला है। इसी महफिल के दौरान पत्रकार लॉरा की मुलाकात रिचर्ड बुलमेर से होती है। तभी वहां इस भव्य पार्टी के सबसे खास वीआईपी गेस्ट की एंट्री होती है, लार्स जनसेन, जो कि दुनिया का एक बेहद मशहूर और सनकी टेक बिलियनियर है। वो पुराना ड्रग्स व्यापारी भी है। इस चमक धमक के बीच लॉरा का सामना फिर से एक्स बॉयफ्रेंड बेन से होता है। पता चलता है कि बेन को उसके जोखिम में डालने वाला इन्वेस्टिगेशन का काम पसंद नहीं था। लॉरा अपने कैबिन में जाकर सोचती है कि इस 3 दिन के सफर में वो बेन से जितनी कम मुलाकात रखेगी उतना ही उसके मानसिक सुकून के लिए अच्छा होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसको बेन एक आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। यहाँ मेहमानों के लिए दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी रेसिपीज परोसी गई, जैसे शाही कैवियर और सुगंधित ट्रफल रिजोटो। चारों तरफ हंसी मजाक और महंगी शैंपेन का दौर चल रहा था। इसी बीच सिक्योरिटी हेड सिग्रीद लॉरा को बताती है कि एन उससे मिलना चाहती है और उसे अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ ले जाती है। ये एक आलीशान पर्सनल लाइब्रेरी थी जो एन का सबसे पसंदीदा कोना था। उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसने बताया कि उसने दवाइयां छोड़ दी है ताकि आखिरी वक्त खुलकर जिंदगी जी सके। एन बेहद कमजोर आवाज में लॉरा से कहती है, मिस लॉरा, दराज से वो लेटर निकालो जो मैंने कल रात लिखा था। लॉरा जैसे ही उस लेटर को हाथ में लेकर पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। एन ने अपनी वसीयत में लिखा था कि वो मरने से पहले अपनी अरबों की सारी प्रॉपर्टी और पूरा बिजनेस साम्राज्य एक ट्रस्ट में दान करना चाहती है ताकि वो पैसा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के काम आ सके। कहती है कि हम पूरी जिंदगी बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खाली हाथ ही जाना है, तो फिर इसे अपने पास रखकर क्या फायदा। ये सब कुछ मैंने इसी दुनिया के लोगों से लिया था और मरते वक्त इसे वापस उन्हीं को देकर जाना चाहती हूँ और उस पैसे को ट्रस्ट के लोग ही सही काम में लगा सकते हैं, उससे या उसके पति रिचर्ड से भी बेहतर। लॉरा एक खोजी पत्रकार होने के नाते इस बड़े फैसले की गहराई को समझ रही थी। वो एन की इस दरियादिली और इतने बड़े त्याग की दिल से तारीफ करती है। एन मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तुमसे इस बारे में और भी कई बातें करनी है, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। लॉरा का बाहर गलियारे में एक बार फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड बेन से सामना होता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि बेन का रवैया हमेशा से फ्लर्ट करने वाला रहा
रहा है और वो लॉरा से पहले और बाद में भी कई लड़कियों का बॉयफ्रेंड रह चुका है। लेकिन लॉरा अब आगे बढ़ चुकी थी और उसको माफ कर देती है। रात गहरा जाती है, चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। लॉरा अपने कैबिन में सो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वही पुरानी इन्वेस्टिगेशन के डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें वही गवाह वाली लड़की दिखाई दे रही थी जिसे पानी में डुबाकर मार डाला था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे साइड वाले कैबिन से किसी के आपस में बुरी तरह लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। लॉरा घबराकर तुरंत अपने कैबिन की बैल्कनी की तरफ भागती है। तभी उसने घने अंधेरे में किसी को यॉट से सीधे नीचे काले समंदर के पानी में गिरते हुए देखा। इतना ही नहीं, जब उसने गौर से देखा तो बगल वाले कैबिन पर ताजा खून के निशान भी चमक रहे थे। लॉरा बुरी तरह डर से कांप उठती है। वो बिना एक पल गवाए तुरंत इंटरकॉम उठाती है और शिप के ऑफिशियल्स को फोन करके चिल्लाती है, नंबर 10 की उसी लड़की ने बाहर जलती हुई सिगरेट फेंकी थी। जिस जहाज के डस्टबिन्स दिन में 2 बार साफ किए जाते हैं, और वैसे भी हमने जहाज के सभी मेहमानों और स्टाफ की गिनती कर ली है। सभी सुरक्षित है, कोई भी गायब नहीं है, इसलिए हम इस सर्च ऑपरेशन को यहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन लोरा का जर्नलिस्ट वाला दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि जो कुछ उसने देखा, सुना और महसूस किया वो कोई वहम या उसका पागलपन नहीं हो सकता। उस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह होती है। लोरा सीधे जहाज के मालिक रिचर्ड बुलमेर के पास जाती है और कैबिन नंबर 10 की लड़की के बारे में बताती है। लेकिन रिचर्ड उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मिस लोरा, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। जहाज के सभी मेहमान बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई क्रू में से उस कमरे में हो उस दिन। इसलिए रिचर्ड पूरे क्रू स्टाफ को एक जगह इकट्ठा करता है ताकि वो पहचान सके कि कैबिन नंबर 10 में सिगरेट फूंकने वाली लड़की इनमें से कोई है या नहीं। लोरा एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स के चेहरों को गौर से चेक करती है, लेकिन उनमें से कोई भी वो लड़की नहीं थी। निराश होकर लोरा वहां से निकलती है और सीधे एन की पर्सनल लाइब्रेरी की तरफ जाती है, क्योंकि कल एन ने उससे दोबारा मिलकर आगे की बात करने के लिए कहा था। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि एन की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। भारी दवाइयों के असर के कारण उसके शरीर की तकलीफ और बढ़ गई थी। एन बेहद कमजोर आवाज में कहती है कि वो आज सिर्फ आराम करेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। लोरा को अपनी उस दरियादिल दोस्त की हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। इसके बाद लोरा डेक पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड बेन से बात करती है। वो बेन को समझाती है कि कैबिन नंबर 10 में उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई थी जो रातों रात वहां से गायब भी हो गई। लोरा उसे याद दिलाती है, कल रात जब तुम ग्रेस को कैमरे में अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रहे थे, तब मैं तुमसे बचने के लिए ही उस कैबिन के अंदर गई थी। मेरी उस लड़की से बात भी हुई थी, पर पता नहीं अब सब क्यों कह रहे हैं कि वहां कोई था ही नहीं। तभी अचानक लोरा के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि बेन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो हर वक्त तस्वीरें खींचता रहता है। हो सकता है कि अनजाने में उस लड़की की कोई तस्वीर बेन के कैमरे में कैद हो गई हो। अगर उसे वो फोटो मिल जाए तो वो सबको यकीन दिला पाएगी कि वो कोई वहम या पागलपन का शिकार नहीं। उंगलियों से लिखा एक खौफनाक शब्द चमकता है, स्टॉप, मानो जैसे कोई उसको चेतावनी दे रहा हो। लोरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो तुरंत बाहर भागती है कि आखिर कौन आया था यहाँ। तभी वहाँ एडम आता है। लोरा की सुई तुरंत शक पर टिक जाती है और वो उससे कड़क सवाल करती है, लेकिन एडम हमेशा की तरह अपने कैजुअल अंदाज में कहा, अरे रिलैक्स मिस खोजी पत्रकार, मैं तो बस यहाँ अपनी पीठ का दर्द ठीक करने एक कड़क मसाज लेने आया था। एडम की ये बातें लोरा को और उलझा देती हैं। परेशान लोरा अपने कमरे में वापस आती है तो अचानक उसका ध्यान वहां फंसे अपने ही कुछ बालों पर जाता है। बस इसी वक्त लोरा को आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर वो लड़की सच में केबिन नंबर 10 में रुकी थी तो उसके बालों के कुछ गुच्छे वहां के वॉश बेसिन में जरूर फंसे होंगे। क्योंकि सुरक्षा के नाम पर क्रू मेंबर्स ने केबिन नंबर 10 को बाहर से पूरी तरह लॉक कर दिया था, इसलिए लोरा एक बेहद खतरनाक रास्ता चुनती है। वो नीचे हिलोरे मारते खौफनाक समंदर को अनदेखा कर अपने कमरे की बालकनी की रेलिंग लांघकर कैबिन नंबर 10 की बालकनी में कूद जाती है। वो दबे पांव कमरे से होते हुए सीधे उसके बाथरूम में घुसती है और वॉश बेसिन के पाइप को चेक करती है और बैंग! लोरा की मेहनत रंग लाती है। उसे वहां एक लड़की के बालों का गुच्छा मिल जाता है। लोरा तुरंत ये सबूत लेकर बेन से कहती है, तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर FIR दर्ज करवाऊंगा, ठीक है? दोपहर को लोरा की मुलाकात मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ग्रेस से होती है। ग्रेस, जिसके इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स हैं, वो वहां धूप सेक रही थी। बातों बातों में ग्रेस एक ऐसा कड़वा सच उगल देती है जिसे सुनकर लोरा के कान खड़े हो जाते हैं। ग्रेस एक अजीब सी हंसी के साथ कहती है, लोरा, जिसे दुनिया उस टेक बिलियनियर लार्स जेंसन की गर्लफ्रेंड समझ रही है, असल में मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं तो
बस यूं ही उसके साथ इस ट्रिप पर आई हूं। लार्स का ये पुराना शौक है, वो अपनी हर बड़ी डील या ट्रिप पर मेरे जैसी कई ग्लैमरस लड़कियों को अपने साथ रखता है। उसे अपने नए टेक बिजनेस के लिए भारी पब्लिसिटी चाहिए और मेरी तगड़ी फैन फॉलोइंग के जरिए उसके ब्रांड को मुफ्त की हाइप और पब्लिसिटी मिल जाती है। ग्रेस की ये बात सुनते ही लॉरा का खोजी पत्रकार वाला दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। अब कहानी में शक का एक बेहद जायज और कड़क एंगल सीधे उस सनकी टेक बिलियनियर लार्स जेनसन पर आ जाता है। लॉरा सोचने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कैबिन नंबर 10 में दिखने वाली वो लड़की भी लार्स जिश करता जैसा लग रहा था। इसी कश्मकश के बीच घमंडी रईस कपल की बातें होने लगती हैं। लॉरा हाइडी से एक बेहद अजीब और तीखा सवाल पूछ बैठती है, कल रात तुम अपने कमरे के बाथटब में क्यों सो रही थी? लॉरा के इस अजीब सवाल पर थॉमस और हाइडी पहले तो असहज होते हैं, फिर हाइडी जवाब देती है, ऐसा अक्सर तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जब कभी हम दोनों के बीच बहुत भयंकर वाली बहस होती है तो गुस्से में मैं बेडरूम छोड़कर बाथरूम के बाथटब में ही सो जाती हूँ। ये सुनकर लॉरा को समझ आया कि कल रात जो उसे अपने कैबिन के बगल से किसी के बुरी तरह लड़ने की आवाजें आ रही थीं, वो शायद कैबिन 10 की नहीं बल्कि उन दोनों की थी। लॉरा का दिमाग अब बुरी तरह उलझ चुका था कि सच क्या है। इसी बीच ग्रेस दबी आवाज में चेतावनी देती है, लॉरा तुम क्या कर रही हो? इन दोनों से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, खासकर हाइडी से। इनसे थोड़ा संभल कर और तमीज से बात करो, वरना ये तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। इसके बाद लॉरा की बात लार्स जेनसन से भी होती है। लॉरा लार्स से पूछती है, तुम इस जहाज के मालिक रिचर्ड और एन को इतने करीब से कैसे जानते हो? लार्स घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, सिंपल है मिस लॉरा, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह बेहद अमीर हूँ। मैं एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक हूँ और मैंने पास्ट में रिचर्ड और एन के साथ मिलकर कई बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तभी वहां रिचर्ड बुलमेर लार्स की बात को पूरा करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा लार्स, हमने एन के कहने पर एक बहुत बड़ा चैरिटी प्रोजेक्ट भी चलाया था ताकि दुनिया भर के गरीब और बेबस लोगों की मदद की जा सके। एन दिल की इतनी दयालु है कि वो हमेशा अपने से पहले दूसरों का भला सोचती है। वहां बीमार एन कुछ शब्द कहती है जिस दौरान वो इमोशनल हो गई। रात गहराते ही एन को खुश करने के लिए एक शानदार म्यूजिक नाइट का इंतजाम किया जाता है। चारों तरफ धीमा और सुरीला संगीत गूंज रहा था। सभी अमीर मेहमान एन की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे भावुक होकर कह रहे थे, एन तुम वाकई, जबकि पत्रकार लॉरा को यह माहौल दिखावटी महसूस हो रहा था। उस उलझन भरी रात के बाद अगली सुबह होती है। आसमान साफ था और समंदर शांत। जहाज के सभी रईस मेहमान बारी बारी से लाइफ बोट्स और छोटी जेट स्की पर सवार होकर समंदर की लहरों के बीच मस्ती और एंजॉयमेंट कर रहे थे। लेकिन लॉरा का मन इन सब चीजों में कहां लगने वाला था। वो छिपते छिपाते जहाज के क्रू मेंबर्स के खुफिया देर किए उस बटन को और बाथरूम से मिले उस लड़की के बालों के गुच्छे को बेहद संभाल कर अपनी जैकेट में छिपा लेती है। इसके बाद वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए डेक पर बाहर आती है। वो ऊपर रेलिंग से नीचे देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेन ग्रेस की कुछ ग्लैमरस तस्वीरें खींच रहा था। वहीं अगर लॉरा ठीक अपने ऊपर की मंजिल पर नजर उठाती है तो जहाज का कैप्टन खड़ा होकर नीचे का पूरा नजारा देख रहा था। बेन और ग्रेस जैसे ही वहां से चले गए तभी अचानक पीछे से किसी ने लॉरा को धक्का दे दिया और वो सीधे नीचे बने गहरे स्विमिंग पूल में जा गिरती है। लॉरा पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन पूल का ऊपरी कवर धीरे धीरे बंद होने लगता है। कोई उसे जिंदा दफन करना चाहता था। ऊपर आने का कोई रास्ता ना देखकर वो पूरी ताकत से पानी के अंदर छटपटाने लगती है और शीशे के पार हॉल में बैठे लोगों की तरफ जोर जोर से हाथ हिलाती है। खुशकिस्मती से अंदर बैठे लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और वे उसे डूबने से बचा लेते हैं। हाफती और कांपती हुई लॉरा चिल्लाकर कहती है, किसी ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है, मैं खुद नहीं गिरी, कोई मुझे मारना चाहता है। यहाँ कैप्टन कहता है, लॉरा मैं ठीक ऊपर वाली मंजिल पर था, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पीछे किसी को भी नहीं देखा। लॉरा गुस्से में कहती है, पर किसी ने पूल का कवर भी बंद कर दिया था, ये कोई हादसा नहीं है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट मेहता आगे आता है और तंज कसते हुए कहता है, मिस लॉरा, भला इस लग्जरी जहाज पर कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? ये आपका वहम है। लॉरा जैसे ही डॉक्टर रॉबर्ट को देखती है उसकी नजर सीधे रॉबर्ट की शर्ट के कफ पर जाती है। वहां से एक बटन गायब था। लॉरा सीधे रॉबर्ट पर चिल्लाती है, तुम मेरे कमरे में चुपके से क्या कर रहे थे? तुम्हारी शर्ट का बटन मेरे कमरे में था। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट सफेद झूठ बोल देता है, क्या बकवास है, मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आया। लॉरा को याद आता है कि उसकी जैकेट में वे सबूत है, बाल और वो बटन। वो पागलों की तरह अपने सामान की तरफ भागती है, लेकिन वहां जाकर जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। क्रू मेंबर्स ने उसके गीले कपड़ों को धोने के लिए लॉन्ड्री में डाल दिया था और जब उसने जेबें चेक की तो वे बिल्कुल खाली थीं। मतलब किसी ने बड़ी चालाकी से सारे सबूत या अपने इसी पागलपन के दौरे में खुद स्विमिंग पूल में कूद गई। समंदर में कोई नहीं गिरा, कोई कातिल नहीं है,
ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत और बकवास बातें हैं। सब लोग उसे धुतकार कर वहां से चले जाते हैं। रात गहरा जाती है। हर तरफ से ठुकराई हुई बिखरी हुई लॉरा अपने कैबिन में अकेली बैठी थी। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देता है। लॉरा जैसे ही दरवाजा खोलती है वह साया कहीं जाने लगता है। लॉरा बिना डरे उसके पीछे पीछे चल देती है। वह साया उसे यॉट के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में ले जाता है जहां जहाज की मशीनरी और भारी सामान रखा था। वहां पहुंचते ही अचानक पूरी लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और तभी वही कैबिन नंबर 10 वाली लड़की जिसे लॉरा ने समंदर में गिरते देखा था, वो जिंदा सलामत लॉरा के ठीक सामने खड़ी थी। वह लड़की कहती है, मैं मरी नहीं हूँ लॉरा, मैं यही नीचे छिपी हुई थी। देखो मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, सब कुछ ठीक है। इसलिए अब अपनी ये फालतू की इन्वेस्टिगेशन बंद करो और इस किस्से को यहीं छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। लॉरा हैरान होकर उससे पूछती है, अगर तुम जिंदा हो तो कल पूल में मुझे धक्का देकर मारने की कोशिश किसने की? क्या वो तुम थी? लेकिन वो लड़की बोली, नहीं, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, पर तुम बस इतना समझ लो कि इस बारे में और कुछ भी जानने की कोशिश मत करो, वरना वे लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। लेकिन लॉरा तो लॉरा थी। बड़ी ही गंभीरता से कैरी को समझाती है, कैरी तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये अमीर लोग अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ही तुम वसीयत के पेपर्स पर नकली साइन कर दोगी, रिचर्ड अपना आखिरी सबूत मिटाने के लिए तुम्हें भी जान से मार देगा। वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कैरी इस वक्त बुरी तरह डरी हुई थी। वो लॉरा की बात मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद कैरी दोबारा नकली बाल और भारी मेकअप लगाकर एन बनती है और बाकी मेहमानों के बीच जाकर वही बीमारी वाली एक्टिंग करने लगती है जो पिछले 3 दिनों से चल रही थी। दूसरी तरफ लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड बेन लॉरा को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाने लगा, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसे रोक लेता है और शातिर मुस्कान के साथ झूठ बोलता है, अरे मिस लॉरा अभी अपने कैबिन में आराम कर रही हैं। उनका मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने उन्हें एक हेवी सेडेटिव इंजेक्शन दिया है। वो बड़ी मुश्किल से सोई हैं। डॉक्टर रॉबर्ट और जहाज का मालिक रिचर्ड बुलमेर खुसफुस करने लगते हैं। रॉबर्ट घबराकर कहता है, रिचर्ड, लॉरा अचानक से अपने कमरे से गायब है। रिचर्ड ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, रिलैक्स रॉबर्ट, वो इसी यॉट के अंदर कहीं छिपी होगी। ये जहाज समंदर के बीचों बीच है, वो यहाँ से चाहकर भी कहीं और नहीं जा सकती। पता चलता है कि जहाज का कैप्टन भी उनके साथ मिला हुआ था। रिचर्ड ठंडे लहजे में डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है रॉबर्ट, लॉरा को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा, उसे मार दो। ये सुनकर डॉक्टर रॉबर्ट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो साफ मना करते हुए कहता है, नहीं रिचर्ड, मैं ये नहीं कर सकता। एन की बात अलग थी, वो वैसे भी कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन मैं एक और खून नहीं कर सकता। रिचर्ड गुस्से में रॉबर्ट का अतीत का काला चिट्ठा खोलते हुए दबाव बनाता है। भूल गए रॉबर्ट, जब तुम पैसों की तंगी की वजह से बिल्कुल घुटनों पर आ गए थे और जब तुम्हारे उन छोटे मोटे बुरे कामों और फ्रॉड के केसेस ने तुम्हें बर्बाद करने की कगार पर ला दिया था, तब किसने तुम्हें जेल जाने से बचाया था? मैंने। रिचर्ड के इस भारी दबाव के बाद डॉक्टर रॉबर्ट लॉरा को जान से मारने के खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाता है। लॉरा को मारने की ये पूरी खौफनाक प्लानिंग कोई और भी छिपकर सुन रही थी। वो थी नकली एन यानी कैरी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है ये सोचकर कि लॉरा की कहीं एक एक बात बिल्कुल सच थी। वे साइन के बाद उसको भी मार सकते हैं, लेकिन चाहकर भी इस वक्त कैरी कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों तरफ से कातिलों से घिरी हुई थी। अगली सुबह हो चुकी थी। कल रात रिचर्ड और डॉक्टर रॉबर्ट की खौफनाक बातें सुनने के बाद नकली एन यानी कैरी भयंकर टेंशन में थी। वो दोबारा दबे पांव नीचे उसी कैबिन में लॉरा के पास आती है। कैरी थर थर कांपते हुए वही बात दोहराती है, लॉरा तुम बिल्कुल सच कह रही थी, वे लोग बहुत खतरनाक है। लॉरा उसे हिम्मत देती है और कहती है, कैरी तुम्हें सच का साथ देना होगा। लेकिन कैरी बुरी तरह लेकिन इसी छीना झपटी में वो इंजेक्शन सीधे बेन की बॉडी में लग जाता है। बेन लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई मामूली दवा नहीं बल्कि एक खतरनाक जहर था। देखते ही देखते उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वो लॉरा की आंखों के सामने मर जाता है। इस दर्द में डूबी लॉरा के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। कातिल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लॉरा बिना पलक झपकाए सीधे कड़कड़ाते बर्फीले समंदर के पानी में छलांग लगा देती है। वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि किसी भी आम इंसान को मिनटों में मार डालने के लिए काफी था, लेकिन लॉरा के अंदर सच को सामने लाने और जिंदा रहने की आग धधक रही थी। वो अपनी पूरी ताकत समेटकर तैरती हुई किनारे पर पहुंच जाती है। वहां उसे एक सुनसान झोपड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत अंदर जाकर आग जलाती है और उस कड़कड़ाती ठंड से अपनी जान बचाती है। उधर डॉक्टर रॉबर्ट रिचर्ड्स के पास जाता है और बताता है, रिचर्ड वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे बीच हाथापाई हुई और वो इंजेक्शन बेन को लग गया। बेन मर चुका है और लॉरा वो बचकर बर्फीले समंदर के पानी में कूद गई।
रिचर्ड चौंक जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, इतने बर्फीले पानी में कोई भी इंसान 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, वो पक्का मर चुकी होगी। सारे सबूत मिटाने और रास्ते के हर कांटे को साफ करने के बाद अब इस पूरी साजिश का आखिरी और सबसे बड़ा काम बाकी था, नकली एन कैरी से वसीयत के फाइनल पेपर्स पर साइन करवाना। इस कार्यवाही के लिए कोर्ट के आधिकारिक वकील और गवाह मौजूद थे। सरकारी वकील पेपर्स को देखते हुए गंभीर आवाज में नकली एन से पूछता है, मिस एन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आपको अपना इतना बड़ा फैसला बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले आप अपनी करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस साम्राज्य को चैरिटी में दान करना चाहती थी, लेकिन अब अचानक आप ये सब सीधा अपने पति रिचर्ड के नाम क्यों ट्रांसफर कर रही हैं? ये बहुत बड़ा बदलाव है। नकली एन सदे हुए अंदाज में जवाब देती है, वकील साहब, इस बीमारी के दौर में जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब केवल मेरे पति रिचर्ड ने ही दिन रात मेरा ख्याल रखा है। मौत को करीब देखकर मेरा मन बदल गया है। मेरी इस प्रॉपर्टी का असली हकदार और कोई नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड ही है। इतना कहकर वो बिना हिचकिचाए उन कानूनी पेपर्स पर एन के नकली साइन कर देती है। सिग्नेचर होते ही कानून की नजरों में रिचर्ड बुलमेर अब उस पूरे अरबों के साम्राज्य का ऑफिशियल और एकमात्र मालिक बन चुका था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद रिचर्ड और नकली एन एक आलीशान होटल में ठहरे हुए थे। रिचर्ड ने कैरी को एक स्क्रिप्ट रटवाई थी, जिसे उसे आज एक बहुत बड़े चैरिटी फंक्शन के स्टेज पर एन बनकर बोलना था। दुनिया की नजर में ये एन का मरने से पहले आखिरी भाषण होने वाला था, जबकि पत्रकार लॉरा कांपती हुई सीधे उस होटल में कैरी को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। होटल में सिक्योरिटी हेड की एन पर नजर पड़ती है। लॉरा सिक्योरिटी हेड की आंखों में आंखें डालकर चीखती है, रिचर्ड एक नंबर का खूनी है। असली एन 3 दिन पहले ही मारी जा चुकी है। रिचर्ड ने उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया था। सिक्योरिटी हेड हैरान होकर कहती है, ये क्या बकवास है? एन तो अंदर हॉल में बिल्कुल सही सलामत बैठी है और उसने अपनी पूरी वसीयत रिचर्ड के नाम कर दी है। लॉरा उसे समझाने के लिए चिल्लाती है, वो औरत एन नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है। रिचर्ड ने प्रॉपर्टी को अपनी बात साबित करने के लिए लॉरा को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अंदर आलीशान हॉल में बहुत बड़ी महफिल सजी थी। सारे रईस, मेहमान और मीडिया वाले बैठे थे। रिचर्ड मंच पर खड़ा होकर माइक संभालता है कि कुछ किस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तभी अचानक भाषण के बीच में लॉरा आ जाती है। लॉरा को इस हालत में देखकर महफिल में बैठे मेहमान सोचते हैं कि उसका पागलपन अब तक ठीक नहीं हुआ है, ये यहाँ भी आ गई। रिचर्ड घबरा जाता है और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करता है, इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर फेंको। लेकिन लॉरा स्टेज पर चढ़कर चिल्लाती है, मैं यहाँ असली एन की वसीयत और उसकी आखिरी ख्वाहिश की वो स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ। तभी नकली एन, रुकिए, गार्ड्स पीछे हटिए, इस लड़की को अपनी बात बोलने दी जाए। लेकिन रिचर्ड ऐसा नहीं चाहता था, पर लोगों के सामने उसको नकली एन की बात माननी पड़ी। लॉरा बिना देर किए सबके सामने चिल्लाकर सच बोलना शुरू करती है। एन अपनी वसीयत में साफ साफ लिख कर गई थी कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के अंडर चलने वाले चैरिटी फाउंडेशन को दान करना चाहती है। उस फाउंडेशन पर रिचर्ड का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और रिचर्ड का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। उसका अरबों का सपना उसकी आंखों के सामने टूट रहा था। नकली एन को लॉरा के पक्ष में देखकर वो अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में अंधा होकर भरी महफिल में कैरी पर दहाड़ता है, साली, छा जाता है। सब लोग हैरान परेशान होकर चौंक जाते हैं कि रिचर्ड अपनी ही बीमार पत्नी से इस लहजे में बात क्यों कर रहा है। मौका देखते ही लॉरा मीडिया और मेहमानों के सामने चिल्लाती है, अगर ये एन नहीं है तो असली एन कहां है? अब रिचर्ड का पूरा भंडाफोड़ होने वाला था। उसका खेल खत्म हो चुका था। वो तुरंत चाकू निकालता है और कैरी की गर्दन पर तान देता है और उसको ढाल बनाकर उसे चाकू की नोक पर यहां से निकल जाता है। लॉरा सबको बताती है कि असली एन को रिचर्ड ने उस रात मारकर पानी में फेंक दिया था। रिचर्ड कैरी को लेकर वहां से बोट के जरिए भागने की कोशिश करता है, क्योंकि कैरी ही इस मर्डर मिस्ट्री की इकलौती गवाह थी। लॉरा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं माना। तभी मौके पर मौजूद वही सिक्योरिटी हेड अपनी गन सही निशाना लगाकर सीधे रिचर्ड पर एक गोली दाग देती है। गोली लगते ही रिचर्ड लड़खड़ा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरा तेजी से आगे झपटती है और रिचर्ड को जोरदार टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देती है। लॉरा बहादुरी से गवाह कैरी की जान बचा लेती है। इसके बाद पुलिस रिचर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। लॉरा के दिए पक्के सबूतों और कैरी के सरकारी गवाह बनने के दम पर कोर्ट रिचर्ड बुलमेर को उम्र कैद की सजा सुनाता है। सिर्फ रिचर्ड ही नहीं, बल्कि उसके इस खूनी खेल में साथ देने वाले कैप्टन और डॉक्टर रॉबर्ट मेहता को भी उनके किए की सख्त से सख्त जेल की सजा हो जाती है। लॉरा के एक्स बॉयफ्रेंड बेन और असली एन को आखिरकार इंसाफ मिल जाता है। ये वाली धमाकेदार खोजी रिपोर्ट पूरी दुनिया में आग की तरह
तरफ फैल जाती है। इसी के साथ सस्पेंस से भरी कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, आपको हमारी थ्रिलर एक्सप्लेनेशन पसंद तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आगे भी धमाकेदार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।